दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में गाइस। जैसे कि अभी तक हमने 9th और 10th क्लास की इकोनॉमिक सीरीज़ को कंप्लीट किया, फटाफट अभी 11th क्लास की सीरीज़ को साइड टू साइड 12th क्लास की सीरीज़ को भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बैक टू बैक। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि 11th क्लास की सीरीज़ को मैं पीपीटी के अंदर पढ़ाऊंगा और 12th क्लास की सीरीज़ को मैं स्पेशली बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, बिकॉज कुछ ग्राफ्स भी हैं, कुछ टेबल्स भी हैं जो मुझे लगता है कि पीपीटी से ज़्यादा मैं वाइट बोर्ड पे के ऊपर मैं जल्दी से मैं चीज़ें कवर करूँगा। ये सीरीज़ मेरी तरफ से 10 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी किसी भी हर हालत में। तो बैक टू बैक लेक्चर्स मिलेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं आपको अपनी तरफ से ज़रूर जल्द से जल्द मैं आपको सीरीज़ बैक टू बैक मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। देखिए फाइनली हम 11th क्लास की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आज चलेगा, इसमें है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए इसमें अगर बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं वो ये हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हमारे उस समय जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड मैंने इसमें चीज़ें कवर करी हैं। सेक्टर टू साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक कंडीशंस के साथ साथ एक कंक्लूजन्स भी, जो एनसीईआरटी का कंक्लूजन को भी देखने की कोशिश करेंगे। जो स्पेशली जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं छुई है, तो देखिए आप मेरे वीडियोस को पहले आप देख सकते हैं, देखें, डाउनलोड करें जैसा आपको समझ आता है। फिर उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो रहेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ओवरव्यू के हिसाब से अगर बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर, तो देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो आपको ये भी पता चल गया कि काफ़ी बुरी कंडीशन थी अगर बात करें तो इकोनॉमिक की। और इवन दैट अगर बोल सकते हैं कि एक भारत एक लूला टाइप का एक, अगर बोल सकते हैं कि लूला लूला या फिर लंगला जो टाइप का स्पेशली उस समय हमारी इकनॉमी थी। तो उस समय ये भी था कि देखिए जो ब्रिटिश की जो स्पेशली जो पॉलिसीज़ थी, अगर बात करें जो फ्रेमवर्क जो उनकी पॉलिसीज़ थी, वो काफ़ी फेवर जो करती थी वो इंग्लैंड को ही करती थी रादर दैन इंडिया को। साइड टू साइड ये भी पता चला कि देखिए अंडर द अगर औपनिवेशिक काल के अंदर देखें तो स्पेशली ये में पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवे जैसे पोर्ट भी हुए, ट्रांसपोर्ट भी हुए, पोस्टल भी हुए, टेलीग्राफ से भी डेवलप तो किए गए। बट कहीं ना कहीं उनका जो एक कारण यही था कि एक तरह से जो इंडिया के ऊपर एक तरह से पकड़ बना के रखना था। साइड टू साइड ये भी रियल मोटिव तो यही था कि देखिए कि स्पेशली की पकड़ बना के रखें ताकि भारत को हम और गुलामी की तरह आगे लेके जाएं। एक ब्रिटिश लोगों की स्पेशली यही इनकी सोच थी यहाँ पे। अगर ओवरऑल अगर चलते फिर देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर्स में क्या क्या हमें इश्यूज देखने को मिले। देखिए अगर बात करें एग्रीकल्चर के अंदर जो ठहराव हमें जो देखने को मिला, वो हमें स्पेशली जो सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिला कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के अंदर अगर बात करें तो जमींदारी सिस्टम्स, रोयतवारी सिस्टम्स और महालवारी सिस्टम्स के रिलेटेड हमें कुछ देखने को मिला। एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं बता गया, बट अपनी तरफ से मैं थोड़ी सी चीज़ें जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। देखिए बात आती है जमींदारी सिस्टम, अगेन वही जमींदारी, जिनके माई बाप जमींदार, वर्ड से आपको कंफर्म हो गया होगा कि जमींदार ही सब कुछ थे। तो उस समय क्या होता था, देखिए प्रॉफिट विच केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। अंग्रेजों ने ये पॉलिसी बनाई कि एक जमींदार को लाके खड़ा किया, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको लगा कि नहीं, हम जमींदारों को खड़ा करते हैं ताकि हमारे ये भारत जो गुलाम है इसको और गुलामी की तरफ और बढ़ाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जमींदार को खड़ा कर दिया। तो जब जमींदार खड़ा किया तो इनसे ये बोला कि ठीक है भाई, आप 1%, जैसे कि लेट सपोज अगर आप हमें 1% कुछ परसेंट पे आप हमें कल्टीवेटर ये लोग दे दे देते थे। तो उससे क्या करते थे, फिर जमींदार जो लोग थे वो किसानों से जो है लगान वसूल करते थे। तो जमींदार कुछ परसेंट रख के बाकी का बाकी जो भी जो रेवेन्यू जो इकट्ठा होता था किसानों से, वो लोग क्या करते थे, फिर जमींदार लोग वो ब्रिटिशर्स को जाके उनके तहखाने में या फिर तिजोरी में जाके सबमिट करा देते थे। तो जिस वजह से अब जमींदार लोगों का एम तो यही था कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट करना, तो इन्होंने और ज़्यादा अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था भारतीय किसान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई। जैसे अब एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। अब जमींदारों का तो बस मसला यही था कि बस ज़्यादा ज़्यादा इनको रिवेन्यू मिले ताकि एक एक भोग और विलास की ज़िंदगी जिए। तो मैक्सिमम जमींदार जो लोग थे वो आउट ऑफ मीन्स बोल सकते हैं कि गाँवों को छोड़ के सिटीज़ में जाके इन्होंने प्लान कर लिया था। वहाँ पे इंजॉय करते थे, सब कुछ काम करते थे, उल्टे सीधे सारे काम ये जमींदार लोग करने लगे थे। बट लेकिन क्या हुआ, किसान लोग जो थे वो फिर कहीं ना कहीं लगान के तले दबते चले गए। कभी किसी टाइम अगर लेट सपोज बारिश नहीं हुई तो फिर उनको फिर अगेन लगान देना पड़ता था। अब देखिए खेती बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लगान उनको देना पड़ जा रहा था। तो जिस वजह से ये लोग जमींदार लोगों से भी कर्जे भी लेते थे। तो कहीं ना कहीं जो सूद खोर और ये सारी सारी चीज़ें जो निकल के आती थी, जिस पे मैक्सिमम ब्याज की वजह से
कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने भी पड़ गई थी। फिर कुछ लोगों ने तो इवन दैट कृषि को छोड़ के कहीं और एक कृषि मजदूर बन गए, या फिर एक बोल सकते हैं कहीं और जाके पलायन कर लिया ताकि इनको इस चीज़ से छुटकारा मिल सके। तो ओवरऑल ये बोलेंगे काफ़ी बुरी सिचुएशंस थी। इवन दैट जमींदार काफ़ी एक हार्श एटीट्यूड को ये यूज़ करते थे, स्पेशली पेजेंट के थ्रू। और कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जमींदारों का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जो रोल स्पेशली जो रहा है भारत की गुलामी को और आगे बढ़ाने का। अगर जमींदार ठीक हो जाते हैं तो शायद आज हमें आज़ादी बहुत पहले मिल जाती। तो गाइज इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर ये देखते हैं रोहितवाड़ी सिस्टम। देखिए रोहितवाड़ी सिस्टम जो हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 के अंदर। और साइड टू साइड इसका जो अगर बात करें तो ये लोग क्या कहते हैं, रोहितवाड़ी के अंदर कहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, यानी कि ये लोग डायरेक्टली किसान से ही डायरेक्ट जो है जो स्पेशली अगर बात करें तो ये किसान जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो डायरेक्टली जो है किसानों से डायरेक्ट लगान लेती थी। तो ओनरशिप्स भी अगर देखा जाए तो अगर बात करें तो ओनरशिप्स भी स्पेशली पीजेंट्स को होती थी। बट इस कंडीशन में अगर आप लगान देते रहेंगे तो आपकी ओनरशिप रहेगी, और अगर आप लगान नहीं देंगे तो आपकी ओनरशिप चली जाएगी। कुछ इस तरह की फिलॉसफी हमें रोहितवाड़ी सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। भाई इसी तरह रेवेन्यू रेट जो रोहितवाड़ी का था वो 50% के आसपास था लैंड के ऊपर। अगर कोई ड्राई लैंड है, और 60% लगान जो सिस्टम हमें देखने को मिला वो कुछ इरिगेटेड लैंड के ऊपर देखने को मिल रहा था हमें। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं रोहितवाड़ी सिस्टम भी मैं ये कह सकता हूँ उनकी पॉइंट्स कौन हर किसी के थे। प्रोस में ये था कि किसान जो थे डायरेक्ट वो एक तरह से ऑनर थे, और वो अगर जो आदमी लगान टाइम पर देता था तो कहीं ना कहीं उस पर फिर कोई दिक्कतें नहीं होती। लेकिन जो आदमी कौन में था कि जो आदमी लगान नहीं देता था तो उसकी ज़मीनें जो है हड़प ली जाती थी। इसी तरह मालवाड़ी सिस्टम्स के अंदर भी ये इंट्रोड्यूस हुआ 1883 के अंदर। और साइड टू साइड ड्यूरिंग द पीरियड जो वारन हेस्टिंग्स आए, इन्होंने स्पेशली ये व्यवस्था जो है दिखाई। और साइड में इसमें ये होता था कि एक गांव को बना लिया जाता था, एक रिस्पॉन्सिबल, एक पूरी कम्युनिटी जो होती थी गांव की, उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता कि भाई आप टैक्सेस कलेक्ट करें, फिर उन्हीं से ही जो है टैक्सेस जो है स्पेशली जो है वसूल किया जाता था। मैं दोस्तों इस स्लाइड्स में इतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी स्पेक्ट्रम के अंदर एनसीईआरटी के स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छा कंसाइज वे में दे रखा है, तो उसी को कॉपी पेस्ट करना ये कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। तो मैंने कुछ जो मुझे यूनिक टाइप लगा तो बस मैंने उसी चीज़ को जो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में सेकंड जो पॉइंट हमें देखने को मिला अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा ऑन द ईव भाई कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमें ये भी देखने को मिला कि पहले भारत जो था खाद्यान्न पदार्थों के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहता था, यानी कि जो डेली बेसिस की जो जो कल्टीवेशंस होते थे उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। लेकिन अब किसानों ने जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। और इससे रिलेटेड फिर ये लोग रेदर दैन अगर बात करें कि प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप से रेदर दैन ये लोग फिर कैश क्रॉप के ऊपर ज़्यादा जल्दी शिफ्ट हो गए। फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी, ये भी हमारी तरफ से एक मुद्दा हमें देखने को मिलता है ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के अंदर, कि कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो आउटपुट पर हेक्टेयर थी काफ़ी ज़्यादा कम थी। अगर हम कंपेयर करें चाइना से या यूएस से तो काफ़ी ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती। क्यों? लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जा रहा था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया जा रहा था, वही घिसी पिटी पुरानी टेक्नोलॉजी का ही स्पेशली जो है यूज़ किया जा रहा था। इसी तरह हाई डिग्री ऑफ वेरिएटी का मतलब ये है कि दोस्तों की एग्रीकल्चर वाज वल्नरेबल ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स। अगर लेट्स सपोज सूखा आ जाए तो दिखते हैं, बाढ़ आ जाए तो दिखते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह की थिंग्स हमें अगर इवन दैट अगर रेनफॉल अगर कम पड़े तो दिखते हैं। तो अकाल वर्षा ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी। अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, तो देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारा जो उस समय का देश था पुराने समय में, तो एक हस्तकला से रिलेटेड था, यानी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री थी हमारी। और एक अलग ही एक इंडिया का एक नाम एक अलग से ही चमकता था। बट जब इंडिया आए तो इन्होंने फिर जब ये ब्रिटिशर आए तो इन्होंने फिर अगेन डिस्क्रिमिनेटरी की पॉलिसी यूज़ करी। फिर कहीं ना कहीं टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट्स को निकाला। फिर कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मैनमेड प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी हैंडीक्राफ्ट को। अब देखिए हैंडीक्राफ्ट ये हैंडमेड होते थे, प्राइस भी थोड़ा इनका टफ होता था, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत उम्दा होती थी। बट जब मशीन्स आई प्राइस गिर गए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलती। फिर अगर मशीन से फिर प्रोडक्ट्स और ज़्यादा सुंदर दिखने लग गए, तो फिर कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट्स को कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो है डिक्लाइन की तरफ हमें देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। फिर स्लो ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री भी हमें ये साइड टू साइड हमें देखने को मिलती है।
कि मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर हमें कोई इतनी कोई ज़्यादा दमदार तरह से हमें कोई अगर इंडस्ट्री मीन्स एक ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिलती, एक ओवरेज एक एवरेज बोल सकते हैं कि 1-2%, इससे ज़्यादा हमें कोई ग्रोथ रेट हमें देखने को नहीं मिला। और साइड टू साइड लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस, लाइक बोल सकते हैं कि पीएसयू में लिमिटेड, जैसे कि रेलवे, पावर और पोस्ट में ही हमें कुछ लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिली। अदरवाइज बाकी के सब का सब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कहीं ना कहीं हमें जो हमारी ग्रोथ थी काफ़ी ज़्यादा कम ही हमें देखने को मिली। इसी तरह गाइस ये भी बोल सकता हूँ कि लूप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स मीन्स, देखिए लूप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि कोई किसी के साथ मीन्स, जैसे कि लेट्स सपोज अगर किसान ने कॉटन उगाया तो कॉटन फिर आगे चल के मशीन के अंदर फिर कपड़ा बनेगा, फिर कपड़ा से वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, सर्विस सेक्टर के थ्रू वो लोगों के घर पहुंचेगा। तो एक पैटर्न नहीं था, कुछ भी चीज़ बना देना, कुछ भी चीज़ बना देना। तो ये सारी की सारी मतलब कि एक कोई मीन्स कोई एक प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्टियरी, ये एक सिस्टम ये भी नहीं देखने को मिला। साइड टू साइड ये भी देखने को मिला कि ये बोल सकते हैं कि जो उस समय के जो कैपिटल जो गुड्स थी, वो इंडस्ट्रीज थी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की डिमांड थी। तो जिस वजह से अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो कैपिटल अगर बोलें गुड्स इंडस्ट्री को फल फूले, क्योंकि अदरवाइज अगर वो पैसा लगाते तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती। तो जिस वजह से ब्रिटेन को दिक्कतें ना आए, तो जिस वजह से इन्होंने फिर क्या किया, कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ भारतीयों के हाथ में ही इसका भाग्य छोड़ दिया। तो जिस वजह से भी तरक्की ज़्यादा नहीं हुई, और भी काफ़ी सारी जो दिक्कतें हमें देखने को मिली। फिर इसी तरह लैक ऑफ द बेसिक्स एंड द हैवी इंडस्ट्रीज मीन्स, कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी उस समय, ऐसे जिसका जो मन आया वो खोल दिया। जैसे कि फॉर कुछ ही अगर बोलें कुछ ही उद्योगपति थे उस समय, जहाँ पे जैसे लाइक टाटा आयरन्स और स्टील मिल्स, तो इन्होंने कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज जो खोलने की कोशिश करी और खोली भी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो ब्रिटिश का तो जो यहाँ पर रवैया था, बहुत एक बोल सकते हैं तीखा रवैया था इंडिया के खिलाफ। तो जिस वजह से इन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अगर ध्यान दे देते तो फिर इनकी अर्थव्यवस्था यानी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को चरमरा जाती। तो जिस वजह से इन्होंने बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। गाइस फिर कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हमें पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले। जैसे कि देखिए सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर हमें काफ़ी सारी थोड़ी बहुत हमें हमें ग्रोथ थोड़ी बहुत मॉडर्न हिस्ट्री से इंडस्ट्री से रिलेटेड मिली। बट हाँ, ये बोल सकता हूँ कि ओवरऑल एक जो ग्रोथ थी वो एक लिमिटेड ही ग्रोथ थी, काफ़ी स्लो ग्रोथ थी। बट ये कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की। इसी तरह इन द बिगिनिंग ऑफ द मेजर इंडस्ट्री वर कॉटन एंड द टेक्सटाइल मिल्स, जब इंडस्ट्रियल जब सेक्टर स्टार्ट हुआ, मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं हमें कॉटन और टेक्सटाइल्स मिल्स की हमें मेजॉरिटी देखने को मिली, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर। या फिर टेक्सटाइल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इसी तरह टाटा आयरन और स्टील्स कंपनी का भी कुछ सेटअप किया गया कुछ 1907 के अंदर। अगर बात करें टिस्को जिसको नाम दिया गया, और साइड टू साइड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे कि पेपर, शुगर, सीमेंट्स, इनकी इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया गया और काफ़ी ज़्यादा जो है सेटअप करने की यहाँ पे जो है कोशिश करी गई। फिर दोस्तों रोड के अंदर अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखिए रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन हुआ इंडिपेंडेंस से पहले। बट ये भी कह सकते हो कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं। अंग्रेजों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर वो ज़्यादा ध्यान देते तो फिर दिक्कतें आनी स्टार्ट होती। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ अपनी आर्मी को इधर से उधर करने के लिए, एक रॉ मटेरियल को इधर से उधर करने के लिए, पूरे देश में रॉ मटेरियल्स को निकालने के लिए, तो इन्होंने सिर्फ रोड्स का जो है अगर बात करें तो निर्माण किया, वो भी सिर्फ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के थ्रू, कि भाई ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो यही थी कि भारत का जितना ज़्यादा शोषण करना चाहे हम करें। इसी के साथ रेलवे के अंदर अगर बात करें तो रेलवे के अंदर भी 1853 के अंदर भी हमारी जो है अगर बात करें तो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। बट ये बात करें ब्रिटिश की तरफ से रेलवे बहुत बड़ा योगदान भी रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर बात करें इकोनॉमिक के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिला था। क्योंकि रेलवे से क्या हो गया, ये ब्रिटिश जो थे बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट इधर से उधर कर सकते थे। लाइक सपोज अगर आर्मी को इधर से उधर करना है तो बहुत जल्दी कर सकते थे, लोगों के ऊपर जो लोगों के ऊपर निगरानी रख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली रेलवे से भी हमें कनेक्ट करके हमें देख सकते हैं। साइड टू साइड ये भी हमें देखने को मिला कि ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस को इन्होंने शॉर्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इनकी पकड़ और ज़्यादा जो है हमें मजबूत होते हुई दिखती हुई हमें जो है नज़र आ रही थी। साइड टू साइड जो टांगे वाले थे, रिक्शे वाले थे, वो कहीं ना कहीं ये छोटे बैकग्राउंड के लोग, इनकी भी जो है इकोनॉमिक जो है काफ़ी ज़्यादा द्वंद्व में पड़ गई थी, और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है अगर बात करें इन पे भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो है चोट लगने लग गई थी रेलवे के थ्रू।
तो ये ओवरऑल हमें रेलवे का एनालिसिस हमें देखने को मिलता है। इसी की जैसे अगर वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए इनलैंड के समय भी कुछ ज़्यादा खास चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी प्रोग्रेस हुई वो भी अगर बात करें तो उड़ीसा के जो है तटवर्तीय इलाके में हुई। वो उनका जो मेन पर्पस यही था कि उस समय जब जापान से हमला हो रहा था तो जापान के हमले को रोकना भी था और साइड टू साइड जो उपनिवेशवाद को और मजबूती से जो है स्थापित करना था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर बात करें अगर जावा के अंदर तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दूसरे जैसे कि बात करें तो होलैंड की जो है गवर्नमेंट थी और वो चाहते वो नहीं वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे होलैंड आए। तो जिस वजह से इन्होंने उड़ीसा के वाटर की जो है अगर बात करें इंग्लैंड की जो है करी, बट कहीं ना कहीं इनका जो मेन पर्पस यही था कि ये भारत को गुलाम बना के ही रखेंगे लंबे टाइम तक। फिर कहीं ना कहीं और भी एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड 1932 के अंदर टाटा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोल सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगर बात करते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो देखिए कि दोस्तों कम्युनिकेशंस के अंदर वही पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड किया गया 1937 के अंदर और फर्स्ट टेलीग्राफी जो लाइन वाज ओपन इन द 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं जब ये अगर सुर्खी में रहते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए फर्स्ट टेलीग्राफ जो लाइन थी वो ओपन 1857 में स्टार्टेड हुई। ये एक्सपेंसिव सिस्टम था इलेक्ट्रिसिटी टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जो व्यवस्था थी ब्रिटिश की उसको मेंटेन करके रखना था, जिस वजह से इन्होंने ये पोस्टल सिस्टम को स्टार्ट किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश हमें काफ़ी कुछ देके गए, बट इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए उनकी जो पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। अगर फॉरेन ट्रेड की दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसमें रिलेटेड हमें ये पता चलता है कि पुअर ग्रोथ ऑफ द फॉरेन ट्रेड था, बिकॉज रीजंस ये थे कि देखिए हम लोग सिर्फ जो एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी गुड्स का करते थे और इंपोर्ट जो करते थे हम फिनिशिंग गुड करते थे। अब आपको पता होगा अगर आप लेट सपोज अगर आप वीट को एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो या 12 रुपये किलो। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करें बिस्कुट्स को तो हो सकता है आपको 100 रुपये किलो के हिसाब से वो चीज़ें मिल जाएं। तो जिस वजह से एक्सपोर्ट जब हम प्राइमरी गुड्स करते तो हमें पैसे कम मिलते थे, इंपोर्ट करवाते तो फिनिश गुड आते थे तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते थे। फिर साइड टू साइड ये भी देखने को मिला कि ब्रिटेन की जो मनी जो मोनोपोली जो है जो कंट्रोल इन्होंने बहुत ज़्यादा तीखी प्रक्रिया रही। और साइड टू साइड जब सुएज नहर जब 1869 के अंदर ओपन हो गई, ये दोस्तों ये सुएज नहर जो पोर्ट सैयद से होती है और ये बेसिकली जो ये सुएज नहर है ये स्पेशली आपका इजिप्ट के अंदर है। तो यहाँ से पहले क्या होता था, पहले ब्रिटिश लोग यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे इधर आते थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो जब ये सिचुएशन ये स्टार्ट हो गई तो ये डायरेक्ट यहाँ से लेके ये यहाँ से आया, तो इनका काफ़ी अगर बोलें तो 11,600 किलोमीटर कुछ अगर बात करें तो डिस्टेंस जो इनका कम हो गया था। तो जिस वजह से इनकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि ड्रेन ऑफ द इंडिया वेल्थ की काफ़ी ज़्यादा फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों अगर ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कुछ उस समय 70 से 75% लोग लगे हुए थे, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ 10% के आसपास लगे हुए थे और सर्विस सेक्टर्स के अंदर अगर बोलें तो 15 से 20% जो है स्पेशली जो है काम कर। अब आप इस सिचुएशन को अब आज के समय से आप जो है देख सकते हैं कि आज के समय एग्रीकल्चर में भी आज भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कम है और सर्विस सेक्टर में आज भी जो है ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अगर डेमोग्राफिक कंडीशंस की अगर बात करें तो देखिए ओवरऑल लिटरेसी जो रेट थी उस समय तो ओनली जस्ट 16% थी। जो फीमेल की लिटरेसी रेट थी वो तो और ज़्यादा बकवास थी, यानी कि 7% पे ही सबसे ज़्यादा, यानी महिलाओं का बहुत ज़्यादा अत्याचार उस समय हमें देखने को ज़्यादा मिला। पब्लिक हेल्थ भी मैं बोल सकता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा दमदार नहीं थी, बिल्कुल एक तरह से एक दोयम दर्जे की तरह से हिसाब से रखा। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो कुछ 218 के हिसाब से थी, आज के समय 50 के अराउंड के आसपास है, बट उस समय जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो कुछ 218 के आसपास थी। इसी तरह दोस्तों लाइफ एक्सपेंसी जो थी उस समय 44 ईयर्स बस थी, यानी जीने की उम्र कितनी हो सकती है। और अगर बात करें आज के सिचुएशन में तो कुछ 66% आज हमें जो है 66 ईयर्स हमें देखने को मिलती है। तो बोथ बर्थ रेट एंड द रेट दैट वर वेरी हाई अराउंड 48 टू 40%, इससे रिलेटेड हमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें कंक्लूजन की, देखिए कंक्लूजन में ये कि ब्रिटिश जो रूल्स थे इन्होंने हमारे देश में गुलामी ही करवाई हमसे, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेवलप किया वो कहीं ना कहीं इनके साम्राज्यवाद से रिलेटेड था।
कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ देके गए, बट मैं यही मानूंगा कि इनका जो देना था वो कहीं ना कहीं इनका स्वार्थी था, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत को और ज़्यादा ज़्यादा गुलाम बनाया जा सके और काफ़ी लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सके। अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था। साइड टू साइड कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जैसे कि बात है कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है लो चीज़ हमें देखने को मिल रही थी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंक्लूजन के तौर पे तो यही हमें जो है निष्कर्ष निकल के आता है कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने हमारे देश का खून चूसा और इसके अलावा और कुछ नहीं किया। सो गाइज यही था पहला चैप्टर, इससे रिलेटेड आपको एक बेसिक नॉलेज देना। नेक्स्ट वीडियो में सून पोस्ट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।